हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, की तरह बातें माना करो। देखो बच्चे, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, इनके हम केवल फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और हम उसको घुमाना चाहते हैं, तो घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये डेरिवेशन बोर्ड में कभी नहीं आता है और ना ही कभी आएगा, तो केवल और केवल आप फॉर्मूला पढ़ लो, इट्स एनफ। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हम उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं और उसे घुमाना चाहते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों? तो W बराबर फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है तो और उसे हम घुमाना चाहते हैं, तो हमें इतना वर्क उसे करना पड़ेगा। देखो, यहां पर मैं कुछ कंडीशंस बनाऊंगा। ये कंडीशंस आप सभी को याद रखनी है फॉर न्यूमेरिकल्स। कभी कभी यहां से गलती से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बच्चों, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स गलती से तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल्स, देखो मेरा टारगेट न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा रहता है। अभी हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स रह गया पार्ट 1 वाला, वो भी हम आपको करा देंगे। तो आप सभी को भी, और पार्ट 2 में यार मैं न्यूमेरिकल्स पता कितने कराने वाला हूं चैप्टर 2 में? लगभग 70 से 80 न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूं। इससे एबव ही होंगे, इससे कम मैं आपको नहीं कराने वाला, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। अब देखो, यहां पर कुछ कंडीशंस बनाऊंगा। नोट पॉइंट नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो ये कंडीशन समझनी है आप सभी को। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है कि ये हमारे पास है बच्चों वैद्युत क्षेत्र, ठीक है? ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र E है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है। तो अब हम इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ, तो इसे घुमाने में हमें कार्य करना पड़ेगा क्या, वो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहां पर ये वैल्यू लगा दो। तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। देखो, अगर आप थोड़े से समझदार हो तो सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है। भाई जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करो कॉस 0 का मान कितना होता है, क्योंकि मैं यहां पर कॉस 0 का वैल्यू लगाने वाला हूं। जल्दी से कमेंट करो। जिनको नहीं पता है, जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, शायद गलती से आपको ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूं। cos 0 का मान होता है बच्चा 1। तो W इजकल टू PE 1 माइनस cos 0 का वैल्यू 1 लगाओगे, 1 से 1 कैंसिल, तो ये टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है तो इसे घुमाने में हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। ये पहला निष्कर्ष निकल के आ गया। क्लियर हुआ सभी को भाई? चलो, सभी का आ रहा है 1 1 1 1 1। चलिए भाई, सही बात है। चलो मैथ वालों, सही है भाई। लाइक को शेयर कर दो। देखो अभी 50 बच्चे लाइव पहुंचे हैं, 100 जल्दी से करा दिया करो, बातें माना करो, ठीक है ना? तो प्रथम चलिए, पहला कंडीशन निकल के आ गया। दूसरा कंडीशन बच्चा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो। अब 90 डिग्री का मतलब यह है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर वो इस वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत, मतलब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो हमें इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऐसे करके लंबवत आपको दिख रहा है, तो मैं यहां पर फॉर्मूला वही लगाऊंगा, W बराबर PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 90। देखो बच्चों, cos 90 का मान आई थिंक सभी बच्चों को गलती से पता होगा। कमेंट करो अगर आपको पता है तो cos 90 का मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो। जिनको नहीं पता है हम बता दे रहे हैं, cos 90 का मान होता है बच्चा 0। जैसे यहां पर आपने देखा cos 0 का कितना होता है 1, उसी तरीके से cos 90 का मान कितना होता है 0। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी? PE। तो कह सकते हैं कि अगर आप वैद्युत द्विध्रुव जो है अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो उसको घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है बच्चों PE, उसको PE वर्क करना पड़ेगा अगर वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। एक और कंडीशन मैं यहां पर बनाना चाहूंगा कि अगर जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर हम उसको 180 डिग्री घुमा दें, अगर वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। 180 का मतलब जानते हो? ये अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र E की दिशा है और हम वैद्युत द्विध्रुव को कितने डिग्री घुमाना चाहते हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है? जैसे सपोज करो हमारे पास ऐसे करके रखा हुआ है, समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूंगा
तो ये कितनी डिग्री घुमा, 90 डिग्री। कितना घुमा, 90 डिग्री। तो यहां पर अगर इसका ए है और यहां पर इसका बी है, तो अगर हम इसको 180 घुमा रहे हैं तो जहां इसका बी है वहां ए आना चाहिए और जहां इसका ए है वहां बी आना चाहिए। तो हम इसको कितना घुमा देंगे, 180 डिग्री घुमा देंगे। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 180 डिग्री पर घुमाना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर बेटा फॉर्मूला वही लगाओगे, PE 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह आप कितना लगा दोगे, 180, 1 माइनस कॉस 180। जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो अभी, अगर आपको पता है कि cos 180 का मान कितना है तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, जल्दी से कमेंट करो cos 180 का। नहीं, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाते शशि मिश्रा, ठीक है। बायो की क्लास शिवानी साहू, जस्ट वेट बच्चा, ठीक है। -1, चलो राजपाल ने बोला -1, चलो भाई PE 1 माइनस cos 180 का होता -1, ठीक है। तो PE 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, +1। तो ये हमारा क्या निकल के आया, 2PE। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है और हम उसे 180 डिग्री के कोण पर घुमाना चाहते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। ये कंडीशंस आप लोग याद रख लो, ये कंडीशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो भाई वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है, हम उसको बिल्कुल भी घुमा हुआ नहीं रहे, तो हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर हम उसे वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर घुमा दें तो 90 डिग्री के कोण पर घुमाने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। भाई क्लियर हुआ सभी को, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, बहुत है। देखो डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता है तो उन चीजों पर आप लोग ज्यादा फोकस ना करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बच्चा आगे बढ़ते हम लोग, इसी तरीके से इसको भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो फॉर्मूला याद रखना बच्चा, U थीटा बराबर -PE cos थीटा होता है, ठीक है ना। यहां पर जैसे हमने वहां पर कंडीशंस बनाई थी ना, वैसे ही बच्चों 2-3 कंडीशन मैं यहां पर आपको बनाकर समझाने वाला हूं। तो सभी बच्चे यहां पर नोट पॉइंट डाल लो। क्या डालो, नोट पॉइंट बताऊंगा वही। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो अगर हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वैल्यू आप ऊपर लगा दोगे, थीटा की जगह 0 लगा दो, -PE cos 0 डिग्री। देखो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है बेटा कि cos 0 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1। तो U0 आपका कितना निकल के आएगा बच्चों, -PE। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, और अगर वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों वो इतनी होगी। बताओ किसी को रटना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो रामकिशोर यादव ओल्ड स्टूडेंट हो बच्चा, चलो अच्छी बात है, ठीक है। एक कंडीशन आप लोग ये बना लोगे सभी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला तैयार कर लेना। सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, ठीक है, कर दीजिए भाई 90 डिग्री। तो U90 इज इक्वल टू -PE cos 90, और cos 90 का मान हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया है बच्चों, कितना होता है, 0। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो लंबवत रखने पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा। देख लीजिए, कंडीशंस आप लोग खुद से भी बना सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट, क्लियर है ना सभी को यहां तक। देख लीजिए, ये 0 निकल के आएगा अगर आप 90 डिग्री अप्लाई कर रहे हो तो। क्लियर हुआ सभी को। लाइक को शेयर कर दो सभी बच्चे, लाइक को शेयर में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। लाइक को शेयर में कंजूसी करोगे तो फिर हम आपके लिए कंजूसी
कर जाएंगे पढ़ाने में। फिर मत बोला करो सर आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो। अगर आप एक और कंडीशन बनाना चाहते हो तो आप वो बना सकते हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाली, कि अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव जो है अगर ये 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कंडीशन में कितनी हो चाहो तो बना लेना। इसका आंसर मेरे को कमेंट कर देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वैसे इससे रिलेटेड। इन 2 पॉइंट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो आप इसको तैयार ना करो तो भी चलेगा। ओके चलिए यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं आपने भाई थंबनेल में देखा है ना, वैद्युत द्विध्रुव की अभिधारण, वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा परिभाषा। और सर आप पढ़ा क्या रहे हो बेटा? वो अब आने वाला है। मैंने सोचा ये छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं, पहले इनको क्लियर करा दिया जाए, नहीं तो फिर आप बाद में कमेंट्स करोगे सर आपने कार्य वाला फॉर्मूला नहीं बताया, सर आपने स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स गलती से हो सकते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स बच्चों पता होने चाहिए। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, सभी बच्चे उसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो वैद्युत विभव वाला पोर्शन आप ज्यादातर पढ़ चुके हो। रेडी हो भाई? जल्दी से कमेंट करो, रेडी हो भाई? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आर यू रेडी? कमेंट करो जल्दी से, आर यू रेडी? जल्दी से कमेंट करो भाई, सभी बच्चे कमेंट करो। चलिए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है? चलिए रेडी हो जाओ, सभी बच्चे कमेंट करना। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में, इसमें कह रहा है रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को, वाले वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में, 90 डिग्री की बात कर रहा है, याद रखना भी मैंने बताया, घुमाने में कृत कार्य है, कृत कार्य है। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को आप 90 डिग्री घुमाना चाहते हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? ए PE/2 अभी बताया है, PE/2। बी आपको दे रखा बच्चों 2PE, 2PE। सी बच्चों आपको दे रखा है इसने PE, एंड डी बच्चों आपको दे रखा है इसने √2PE। जल्दी से कमेंट करो। W बराबर PE1 माइनस cos थीटा, और यहां पर cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान आई थिंक सभी बच्चों को पता है, मुझे बताने की जरूरत है, 0 होता है, तो ये PE निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? सी ऑप्शन है। बी कैसे बता रहे हो? 2PE, 2PE आया था जब आप उसको 180 घुमा रहे थे। चलिए तो बच्चा वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो यहां लिखोगे किसी चालक को, हमारे पास कोई कंडक्टर है, किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर, देखो हमारे पास कोई चालक है, अगर आप उसे आवेश देते हो, ठीक है, तो आवेश देने पर उसका विभव जो है, उसका विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, सारी चीजें समझाऊंगा। आवेश के अनुपात में बढ़ता है, अनुपात में बढ़ता है। तो बच्चा देखो मान के चलो हमारे पास कोई कंडक्टर, कोई चालक है ये, ठीक है, ये क्या है? कोई चालक है। आप इसको आवेश देते जा रहे हो, तो आवेश देते जाओगे तो आवेश देने पर इसका जो विभव है ना वो भी बढ़ता जाएगा। चालक में आवेश आप देते जा रहे हो, उसी तरीके से विभव में वृद्धि होती जा रही है। तो जितना ज्यादा आप आवेश दोगे चालक को, विभव में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होती जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो चालक है, अगर हमने इसको Q आवेश दिया और Q आवेश देने पर इसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई? V। मैं यहां लिखूंगा ये, यदि चालक को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर
उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि कितनी हो बच्चा, डेल्टा वी हो तो आपने जो चालक आपको दिख रहा है, अगर आप इस चालक को कितना आवेश दे रहे हो, Q, और Q आवेश देने पर इसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई, V। तो मैंने ऊपर क्या बोला था कि चालक को आवेश देने पर उसका जो विभव होता है वो आवेश के अनुपात में बढ़ता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Q प्रोपोर्शनल V। जितना आप चालक को आवेश देते जाओगे चालक के विभव में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि चालक के विभव में जो वृद्धि होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, चालक को हम कितना आवेश दे रहे हैं। अगर हमने चालक को Q आवेश दिया तो चालक के विभव में कितनी वृद्धि हो गई, V। और आप सभी थोड़े से समझदार हो कि जब हम इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, सभी को पता है, या Q बराबर CV, जहां C क्या है, जहां C है चालक की वैद्युत धारिता। C बच्चों क्या है, चालक की वैद्युत धारिता है। नाम याद रखना, क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहां पर क्या आ गया, C, और इस C का नाम क्या है, चालक की वैद्युत धारिता है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बच्चा, किसी को दिक्कत यहां तक? आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां से C बराबर लिखूं, V को आप इधर पक्षांतर कर दो, तो C बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, Q अपॉन V। सभी बच्चे इस फॉर्मूला से डेफिनेशन बना के दिखाओ मेरे को कि क्या डेफिनेशन बनने वाली है। जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या डेफिनेशन बनेगी, यहां से कमेंट करो, ठीक है, यहां से कमेंट करो आपका यहां पर क्या डेफिनेशन बनने वाला है। वैद्युत धारिता, तो किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। बताइए, सभी बच्चे खुद से बना सकते हो इसको? रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, सारी चीजों को बनाना सीखो बच्चा। ये डेफिनेशन मैंने आपको बना के समझा दी है और सारी डेफिनेशन मैंने इसी से बनाई है। C क्या है, चालक की वैद्युत धारिता, Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश, V क्या है, चालक के विभव में वृद्धि। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता, चालक को दिए गए आवेश, जो चालक आपके पास है आप इसको कितना आवेश दे रहे हो, Q, और Q आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि कितनी हो रही है, V। तो इस चालक की जो वैद्युत धारिता होगी वो क्या होगी बच्चा, इन दोनों का रेशियो जो है वो चालक की वैद्युत धारिता कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बना लिए, चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कहीं नहीं भाग रहा हूं, ठीक है। गुड इवनिंग सभी के लिए, बन गया ना सभी का? चलिए बन गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी ने बना लिया होगा भाई, ठीक है। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखो इसका मात्रक, विमीय सूत्र, ये सारी चीजें हम लोग देखो बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, डाल लो नेक्स्ट हेडिंग इसी से रिलेटेड, वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, आपने फॉर्मूला पढ़ा बच्चा C बराबर Q अपॉन V। देखो जितने भी फॉर्मूला होते हैं, अगर आप थोड़े से समझदार हो तो बच्चों आपको पता होगा कि जो फॉर्मूलाज हैं वो हम जो यूनिट्स हैं वो फॉर्मूला से बनाए जाते हैं। मुझे C का मात्रक चाहिए, मैं इसी से बना सकता हूं। कैसे? तो C का मात्रक इज इक्वल टू Q का मात्रक बटे V का मात्रक, ऐसे तो बनाओगे आप। तो Q का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सर कूलाम होता है, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो। V का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे वोल्ट, ठीक है बेटा। कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक होता है, आप कहोगे सर C का मात्रक होता है, सर वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। कूलाम पर वोल्ट को बच्चा फैरेड भी कहते हैं, तो आप आगे लिख लेना फैरेड, ठीक है ना। तो कूलाम पर वोल्ट आपको कहीं दे रखा हो या फिर फैरेड कहीं दे रखा हो, तो कूलाम पर वोल्ट भी वैद्युत धारिता का मात्रक है और फैरेड भी
वैद्युत धारिता का ही मात्रक है। मैं आपको भी 1 फैरेड की डेफिनेशन उधर साइड बताऊंगा कि हम 1 फैरेड की डेफिनेशन कैसे बनाने वाले हैं। बनाना सीखो, फिजिक्स है मेरे दोस्त, इसको रट नहीं सकते हो। हम इसके कुछ छोटे मात्रक और पढ़ लेते हैं। जैसे आगे आप लोग देखोगे 1 माइक्रो फैरेड, न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपको 1 म्यू एफ दिख जाए कहीं, तो इसका मतलब है बच्चों 10⁻⁻⁶ फैरेड। अगर आपको दिख जाए 1 म्यू फैरेड, म्यू एक म्यू का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, 2 हैं तो क्या हो जाएगा 10⁻12 फैरेड। ये अन्य मात्रक मैं आपको बता रहा हूं वैद्युत धारिता के ही, इनकी जरूरत हमें आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे वहां पर पड़ेगी। एक आता 1 पिको फैरेड। पीको का मतलब क्या होता है? पीको का मतलब होता है बच्चा 10⁻12, तो हम इसको लिखेंगे 10⁻12 फैरेड। तो ये छोटी छोटी चीजें भी बच्चों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप सीखोगे तो इन्हीं की जरूरत, हमें कन्वर्जन की जरूरत वहां पर पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं पता कि 1 माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, या फिर 1 पिको फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, या फिर 1 माइक्रो, इसको देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर ने यार ऐसी कोई चीज तो बताई नहीं थी, पता नहीं इसमें क्या लगेगा, होगा कुछ, मतलब उस टाइप से आप डाइवर्ट हो जाओगे और इसको आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, समझना है इन चीजों को। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो भाई। यहां तक क्लियर हो रहा है ना सभी को? मात्रक आपको कैसे बनाना है, ये यूनिट्स कैसे बने, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो ना सभी को? अब देखो 1 फैरेड की डेफिनेशन कैसे बनाओगे, समझना। यदि Q बराबर 1 कूलम एवं V बराबर 1 वोल्ट हो तो आप चाहो तो यहां पर भी रख सकते हो, अदरवाइज आपको पता है C बराबर Q/V होता है, तो Q की जगह 1 कूलम, V की जगह 1 वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं फैरेड, तो ये आ जाएगा क्या 1 फैरेड। सही तरह समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो चालक है, क्या हमारे पास जो चालक है, अगर हम उस चालक को 1 कूलम आवेश दें और 1 कूलम आवेश देने पर उस चालक के विभव में वृद्धि कितनी हो जाए 1 वोल्ट, तो जो चालक हमारे पास है उस चालक की जो वैद्युत धारिता है बच्चों वो कितनी होगी 1 फैरेड। बहुत इजी है, जैसे हमने डेफिनेशन बनाई थी वैसे हम इसको भी बना सकते हैं। लिख सकते हो यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो चालक की वैद्युत धारिता कितनी होगी? चालक की वैद्युत धारिता कितनी होगी बच्चों? 1 फैरेड होगी। चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड होगी। बताइए क्लियर हुआ बच्चा? ये डेफिनेशन हमको कैसे बनानी है कि हमारे पास जो चालक है, अगर आप इसको 1 कूलम आवेश दे रहे हो और 1 कूलम आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि कितनी हो गई 1 वोल्ट, तो ये जो चालक है ना, इस चालक की जो वैद्युत धारिता है बच्चा वो कितनी होगी? वो 1 फैरेड होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो चालक है, अगर हम उसको 1 कूलम आवेश देते हैं और 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाती है 1 वोल्ट, तो जो चालक आपके पास है उस चालक की वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होगी बच्चा 1। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया? अब देखो बच्चा नेक्स्ट हम लोग जो बनाने वाले हैं ना वो इसका विमीय सूत्र बनाएंगे। मैंने बोला ना रटना नहीं है फिजिक्स को। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसको खत्म होने में। ठीक है, क्योंकि हम यार सारा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जितना भी चैप्टर में होता है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया जाए तो एक मैराथन में 2-3 घंटे के लेके चैप्टर खत्म, ऐसा ही करते हैं जहाँ तक मैंने देखा है यूट्यूब पर। बट वही 2-3 घंटे में यार वही है ना, ऊपर ऊपर का कहते हैं ना। देखो 2 चीज़ें होती है, एक दूध होता है, एक क्रीम होती है। ठीक है, क्रीम का मतलब है दूध के अंदर का पार्ट, और ये कब आएगा, कब निकलेगा, जब हम दूध पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। राइट, तो अगर हमको थोड़ा अच्छे से समझना है चैप्टर को तो हमें ना डीपली जाना पड़ेगा। मैराथन में 2-3 घंटे में कोई चैप्टर खत्म नहीं होता। इस चैप्टर को खत्म करने के लिए 6-7 घंटे चाहिए, 7-8 घंटे में ये चैप्टर खत्म होने वाला है भाई। ठीक है ना,
चलिए देखो कैसे बनाओगे, C बराबर क्या है बच्चा, Q/V। तो देखो आप यूनिट से भी बना सकते हो, फॉर्मूला से भी बना सकते हो। मैं यूनिट से बता रहा हूं कैसे आपको विमेय सूत्र बनाना है। तो C का विमेय सूत्र बराबर Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगर आपको वोल्ट मतलब वैद्युत विभव का विमेय सूत्र पता है तो अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप वोल्ट को भी तोड़ सकते हो जूल प्रति कूलाम में। तो कूलाम, वोल्ट को हम किस में तोड़ेंगे, जूल प्रति कूलाम में, ठीक है। और ये कूलाम आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम स्क्वायर बटे जूल। अब आप आसानी से इनकी विमा रख दो। कूलाम के लिए क्या यूज करेंगे, AT, स्क्वायर है तो चाहो तो आप A² T² कर दो। जूल क्या होती है कार्य की विमा, ml⁻², T⁻²। ठीक है, m को आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे, m⁻⁻1 हो गया। l⁻² है, नीचे से ऊपर लेके जाओगे, l⁻² हो गया। T⁻² है, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और T⁻2 पहले से है, ये भी T⁻2 हो जाएगा ऊपर आकर, और दोनों को जोड़ोगे तो T⁻4 और A⁻2। ये सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, तो इसी सीक्वेंस में आपको इनको लिखना पड़ेगा। तो ये इसका विमेय सूत्र है, वैद्युत धारिता है C का, और आप इजीली इसको बना सकते हो। मैंने बोला है ना, रटना नहीं है, केवल समझना है। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं, सभी बच्चे अब ध्यान से प्यार से सुनिए। ये हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक है। विलगित का मतलब मैंने बता दिया कि ऐसा चालक जिसके चारों तरफ कोई आवेश ना हो, लेकिन जब आप उसे आवेश दे दो तो जो आवेश आप दे रहे हो ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। जैसे हमारे पास ये आप दिखाई दे रहा है सभी को, ये एक विलगित गोलीय चालक है, और जब आप इसको +Q आवेश देते हो तो ये जो आवेश है बच्चा, ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और जो चालक आप ले रहे हो, जो गोलीय चालक आपने लिया है, उसकी त्रिज्या बच्चों क्या है, A, और यहां पर आप देख सकते हो इसका ये केंद्र O है। और अगर आप थोड़े से समझदार हो, अगर आपने आवेश दिया और इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया, तो ये जो पृष्ठ है इसका कैसा होगा। सभी बच्चे कमेंट करो कि आपने जो आवेश दिया, ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया है, इसी वजह से इसका जो पृष्ठ है बच्चों, ये कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ। तो भाई जितना भी आवेश इसके पृष्ठ पर है, उस संपूर्ण आवेश को हम कहां पर स्थित मान सकते हैं, केंद्र पर। ये सारा का सारा आवेश कहां पर स्थित है बच्चों, केंद्र पर। तो जो पृष्ठ पर आवेश है, इसका पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है। इसी वजह से जो आवेश इसके पृष्ठ पर होगा, उस संपूर्ण आवेश को हम केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। उसके बाद इस आवेश, जो केंद्र पर आवेश है, इसके कारण हम इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा डेरिवेशन है बच्चा, समझिए। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस लिख सकते हो, ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखो एक चीज बोलूंगा भाई, हिंदी के साथ इंग्लिश भी सीख लो। क्यों सीख लो, इंटर के बाद बेटा अंग्रेजी से ही पाला पड़ेगा। चाहे आप कोई भी करना, चाहे आप बीटेक करना, किसी की भी प्रिपरेशन करना, भाई अंग्रेजी हमारे देश में ना हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को माना जाता है। आप सभी ये खुद भी जानते होंगे कि अंग्रेजी की हमारे देश में कितनी ज्यादा वैल्यू है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी मतलब जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को भूल रहे हैं, और अंग्रेजी जो लैंग्वेज है इंग्लिश को अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। हमें अंग्रेजी सीखनी है, चाहे हिंदी आए या ना आए, कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज हिंदी का इंपॉर्टेंस हमारे देश में कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप बहुत होशियार हो, और अगर आपको संस्कृत आती है तो आप उतने होशियार नहीं हो। और संस्कृत सीखना हर किसी की बस की बात नहीं है भाई, ये हमारे देश का ऐसा कल्चर है कि अंग्रेजी तुझे आती है भाई तू बहुत होशियार है, तुझे नहीं आती तो यार तू होशियार नहीं है। राइट, होता है ऐसा यार, बट हमें अपनी देश की लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए भाई। माना कि कोई विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या A मीटर है, आप सभी को डायग्राम में भी दिख रहा होगा। देखो डेरिवेशन यहीं पर समझ आ जाएगा। ये जो विलगित गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या कितनी दिख रही है आपको, A मीटर। और ये जो विलगित गोलीय चालक है बच्चा, ये किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, मोम, कागज, कांच, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, जिसका परावैद्युतांक कितना है बच्चा, कैपिटल के। तो मोम, कागज, कांच, किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम, किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हमारा ये गोलीय चालक रखा हुआ है। देख लीजिए, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माना कि चालक को +Q आवेश दिया गया है। यह आवेश
यह आवेश इसके पृष्ठ पर, ये जो आवेश आपने प्लस क्यू जो आवेश दिया है, ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। आप लोग देख सकते हो, आपने जो प्लस क्यू आवेश दिया बच्चा, वो प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा होगा बेटा? समविभव पृष्ठ होगा। मैं आपको बता चुका हूं, माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो जो आपने आवेश दिया, वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इसी वजह से इस चालक का जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर? किसी को दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसलिए इसका पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। इसलिए प्लस क्यू आवेश को हम लोग कहां पर मान सकते हैं? केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसका पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ है। इसलिए जो आवेश इसके पृष्ठ पर होगा, वो संपूर्ण आवेश को हम लोग केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। क्योंकि अगर आवेश केंद्र पर होगा, तभी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा? एक समान होगा। अगर आवेश केंद्र पर ना होकर कहीं और होगा, तो भाई आवेश मतलब विभव यहां पर कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को? आगे हमें कुछ नहीं करना। आगे समझो बच्चा क्या करना है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण मैं इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करूंगा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। मैं कहूं कि इससे ज्यादा सिंपल शायद ही कोई डेरिवेशन होगा, तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। अगर आप हमारे रैंकर बैच में हो तो आपको ये नोट्स तो भाई मिल ही रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इसलिए गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, आप सभी ने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। बट यहां पर आपने त्रिज्या R ले रखी, R नहीं ले रखी, A ले रखी है, तो मैंने यहां पर A लगा दिया। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन A। उसके बाद यदि जो आपने गोलीय चालक ले रखा है, अगर इस गोलीय चालक की जो धारिता है बच्चा, वो कितनी है? कैपिटल C है। जो गोलीय चालक आपने ले रखा है उसकी धारिता बेटा कितनी है? कैपिटल C है। और इससे पहले वाले लेक्चर में धारिता से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। C बराबर आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है Q बराबर CV, या C बराबर आपने पढ़ रखा है Q अपॉन V। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कराया था। इसी वजह से बच्चों मैं आपसे बार बार कहता हूं, रेगुलर बेसिस पर सेशंस को अटेंड करो। ओके, चलो अब देखो C बराबर बच्चों क्या है? Q अपॉन V। ठीक है, समझना। V आपने जो यहां पर निकाला है उसको आप यहां पुट कर दोगे। क्या आपने जो V ऊपर निकाला है, मैं यहां पर इसे पुट कर दूंगा। यहां माइनस गलती से लिख गया है, तो आप देखोगे V हमने लगा दिया, Q से Q कट गया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों आपकी ऊपर आ जाएगी। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। ये विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला है। जल्दी से कमेंट करो, सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, इसी से रिलेटेड दूंगा। एक गोलाकार चालक की धारिता, एक गोलाकार चालक की धारिता, चालक की धारिता इसमें कह रहा है 9 मीटर है, 9 मीटर है। इसकी वैद्युत धारिता है, सभी बच्चे इसको करिए, इसकी वैद्युत धारिता है। इसकी वैद्युत धारिता कितनी होगी ये हमको बताना है। ए ऑप्शंस में आपको बता दूं 10⁹ फैराड। बी ये आपको दे रखा है बच्चा 9 × 10⁹ फैराड। सी ये आपको दे रखा है 9 × 10⁻⁹ फैराड। एंड डी ये आपको दे रखा है 10⁻⁹ फैराड। भाई इसका जो भी राइट आंसर है, देखो अभी हमने जो पढ़ाया है फॉर्मूला वही लगेगा, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से। बट अभी भी कैमरा क्लियर नहीं है पूरा, अब रहने दे। लगाना है, अभी हमने जो पढ़ रखा है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को हटा दें क्योंकि यहां पर पराविद्युतांक आपको नहीं दे रखा है। देखो आपने जो पढ़ा है भाई सही तरह समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = आपने पढ़ रखा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, पढ़ रखा है सभी ने। अब मुझे इसके अगर मैं क्रॉस मल्टीपल करूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 9 × 10⁹ = 1।
मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको पक्षांतर कर दूंगा, बट्टे में चला जाएगा, तो 1/9 इंटू 10⁹9। तो यहां पर आपको जो 4πε0 दिख रहा है, इसकी जगह पर आप ये 1/9 इंटू 10⁹9 लगा दोगे। त्रिज्या अगर आप देखोगे तो त्रिज्या आपको 9 दे रखी है, 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा और 10⁹9 आपका ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 10⁻⁹ फैरेड। आई थिंक एक ही बच्चे ने सही बताया है, डी ऑप्शन। अब ये मुझे नहीं पता किसने सही बताया है, ठीक है, एक बच्चे का आंसर सही आया। भाई गलत कर क्यों रहे हो यार, इतना सिंपल सा आंसर, ठीक है, इतना सिंपल सा। डी है इसका राइट आंसर, रीजन देख लो, डी है। अभी सी और बी वालों सुधर जाओ, ठीक है, ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी है। और एक या दो बच्चे ने सही किया होगा भाई मेरे अकॉर्डिंग। राजपाल ए नहीं होगा बच्चा, डी है, डी। मैंने आपको रीजन बता दिया, डी इज योर राइट आंसर। चलिए अब देखो आगे हम इसको थोड़ा सा करेंगे बच्चा, यहां तक हमारा ज्यादातर चीजें कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर्मूला जो निकल के आया वो ये रहा, C इज इक्वल टू 4πε0 के ए। अब सही तरह समझना, देखो 4πε0 ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल के ये भी हर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी। तो यहां पर जो रिलेशन है वो क्या है? C प्रोपोर्शनल A। इसका मतलब ये है कि जो गोलीय चालक आपने ले रखा है उसकी त्रिज्या कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। अगर ये गोलीय चालक आपका कम त्रिज्या का है, मतलब छोटा है, तो धारिता आपकी कम होगी। अगर ये गोलीय चालक बड़ी त्रिज्या का है, मतलब बड़े आकार का है, तो उस कंडीशन में धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा है, अतः स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित गोलीय चालक की जो धारिता है C, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर गोलीय चालक आपका छोटा है, मतलब उसकी त्रिज्या कम है, तो भाई उसकी धारिता भी कम होगी। और अगर गोलीय चालक की त्रिज्या बड़ी है, मतलब बड़े आकार का हमने गोलीय चालक ले रखा है, तो उस कंडीशन में उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। यहां तक हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको परावैद्युतांक की डेफिनेशन बताऊंगा। यहां तक क्लियर हुआ ना सभी को? ठीक है। मैथ का क्लास जीवे सिंह आज नहीं चला, बिकॉज मैंने बताया था यार, आज हमारे जो टीचर हैं मैथ्स वाले, उनके भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसी वजह से वो दिल्ली हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों सही तरह समझना, आगे की मैं कुछ कंडीशंस आपको बताऊंगा। वायु अथवा निर्वात के लिए आप सभी जानते हो, वायु अथवा निर्वात के लिए कैपिटल के का मान कितना होता है? कैपिटल के का मान होता है बच्चों 1। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? तो C0 इज इक्वल टू, यहां से इसको आप हटा दोगे, यहां पर गलती से इन्होंने लिख दिया है, C0 इज इक्वल टू 4πε0 A। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा अभी आपने C का मान कितना निकाला? 4πε0 KA। वायु अथवा निर्वात में C0 कितना निकल के आया? 4πε0 A। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, इसलिए C/C0, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, A से A कैंसिल, तो C/C0 बराबर क्या आ गया? कैपिटल के। तो यहां से आप C/C0 या फिर कैपिटल के मतलब परावैद्युतांक की डेफिनेशन भी बना सकते हो। अगर आपसे कोई परावैद्युतांक की परिभाषा पूछे तो आप यहां से बना दोगे भाई। और ये कहां से आया वो भी मैंने आपको बता दिया बच्चा, कैसे बनाओगे? अतः किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता मतलब C तथा वायु अथवा निर्वात में वही आकार होना चाहिए, उसी चालक की या फिर वही चालक होना चाहिए, उसी चालक की धारिता मतलब C0 का अनुपात, बट्टे का साइन लग गया, उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है, इज इक्वल टू कैपिटल के। तो यार कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना सकते हो कि किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा वायु अथवा निर्वात में उसी चालक की धारिता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं, या फिर उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो भाई ऐसे आप आसानी से परावैद्युतांक की परिभाषा भी बना सकते हो। देखो डेरिवेशन तो बच्चा हमारा वहीं पर कंप्लीट हो चुका है, डेरिवेशन तो यहां तक आप करके आ जाओ और यहां तक लाइन लिख दो, बस खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, उतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना आपको। आगे जो कंडीशन बताई है वो मैंने आपको बताई है परावैद्युतांक वाली। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर हुआ?
बेटा शिव गोपाल ये पीडीएफ एरर फ्री है ना, आपको ऐप में मिलेगा। हम इस संडे सारी एरर फ्री ऐप में अपडेट करा देंगे पीडीएफ को, ठीक है। मैंने आपसे बोला था ना कि व्हाट्सएप पर जब सेंड किया था बेटा इसमें एरर होगा, तो इस बार हमारे जो पीटी मेकर है उनसे कहकर हम सारी एरर्स खत्म करा देंगे और चैप्टर 2 तक आपको नोट्स ऐप में अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। स्मार्ट नोट्स 110 तो पहले से अपडेट है। ओके, क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार देख लीजिए सभी बच्चे। इल्मा मलिक जो चीज पढ़ा रहे हैं अभी उस पर फोकस कर लो, उसका मैं अनाउंस कर दूंगा जब भी स्टार्ट होगा। फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। चलो मैंने बता दिया बच्चा इसको। किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है? सारी चीजें मैंने बता दी बच्चा। ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ये डेरिवेशन आपका बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां से हमने इसको स्टार्ट किया है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं देख लीजिए, यहां से मैंने इसको स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने गोलीय चालक के बारे में बताया, उसके बाद बच्चा इसका डेरिवेशन बहुत ही प्यारा छोटा सा है, वो मैंने आपको यहां पर खत्म करा दिया। एक बार खुद से कर लोगे, यहां तक क्लियर। उसके बाद मैंने परावैद्युतांक के बारे में थोड़ी सी चीज बताई है, ठीक है ना। ये मैंने परावैद्युतांक के बारे में बता दिया। चलिए अब हम जो डिस्कस करेंगे बच्चा, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारा छोटा सा टॉपिक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। रेडी हो भाई इस टॉपिक के लिए? बोलूंगा हाँ। एक चीज देखो, ये मेरे पास कोई चालक है, ये क्या है बच्चा? कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को जब मैं आवेश दूंगा, क्या दूंगा? आवेश दूंगा, तो भाई आवेश देने में हमें कार्य करना पड़ेगा या नहीं? आप बोलोगे सर करना पड़ेगा। तो जितना कार्य आप करोगे वही इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्या? किसी चालक को आवेश देने में या आवेशित करने में जितना कार्य, जितना हम लोग वर्क करेंगे, जितना कार्य हम करेंगे, वही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही मैंने एक लाइन यहां पर लिखी है कि किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वह चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी। अब जो बताने वाला हूं बच्चा, वो आपको थोड़ा सा सही तरह समझना है। समझो, मेरे पास ये कोई चालक है, ध्यान से समझना जो आपको बात बताऊं। हमारे पास क्या है बच्चों? ये कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है, और जब हमने इस चालक को Q आवेश दिया, Q आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाती है? V। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमने जो आवेश इस चालक को दिया है वो एक साथ नहीं दिया, बल्कि छोटे 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 टुकड़ों में दिया है। क्या? हमने इस चालक को जो आवेश दिया है वो एक साथ ना देकर छोटे छोटे टुकड़ों में दिया है। जब हमने आवेश का पहला भाग Q आवेश था, इसके हमने छोटे 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 टुकड़े बना लिए। समझना बात को जो बताने वाला हूं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। अब उन आवेश के टुकड़ों में से एक आवेश का टुकड़ा हमने इस चालक को दिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब आप आवेश का पहला भाग, आवेश का पहला भाग इसको दोगे, अरे भाई ये भी काम नहीं कर रहा है। जब आप आवेश का पहला भाग इसको दोगे तो क्या चालक का विभव कुछ होगा? नहीं होगा। तो शुरुआत में इसका विभव कितना होगा? 0। लेकिन जब आप आवेश का अंतिम भाग दे रहे हो, अंतिम टुकड़ा दे रहे हो, आवेश का अंतिम भाग दे रहे हो, उस कंडीशन में इसका जो विभव है बच्चों वो कितना हो जाएगा? V। जब आप आवेश का अंतिम भाग, आपने बहुत सारे टुकड़े कर लिए, जब आपने पहला भाग दिया, आवेश पहला भाग देने पर उसका विभव कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में उसके पास आवेश है ही नहीं। आप आवेश देते गए देते गए देते गए, जब आप आवेश का अंतिम भाग उसको दोगे तो उसका जो विभव है वो कितना हो जाएगा? V। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब आप चालक को Q आवेश पूरा दे दोगे तो उसका जो विभव है वो V हो जाएगा। और आप आवेश का अंतिम भाग दे रहे हो, आवेश का अंतिम भाग दे रहे हो, तो उसका जो विभव है चालक का वो कितना हो जाएगा बेटा? वो V हो जाएगा। यही मैंने यहां पर लिखा है। माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है। यह माना जा सकता है कि आवेश जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में दिया गया है। जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया गया था तब चालक का विभव 0 था, लेकिन आवेश का अंतिम भाग देने पर विभव V हो जाता है। ये क्लियर हुआ? यही चीज मैंने आपको बताई है। अब हम ये मान सकते हैं कि हमने जो आवेश इस चालक को दिया है वो औसत विभव पर दिया है। क्या बच्चा?
कि हमने जो चालक को आवेश दिया है, जो Q आवेश हमने चालक को दिया है, वो कैसे दिया है, औसत विभव पर दिया है। औसत किसी भी चीज का, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 और 5 का औसत आपको निकालना, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, खत्म। करोगे नहीं करोगे? सेम अगर मैं औसत विभव निकाल रहा हूं, शुरुआत में विभव कितना है 0, बाद में कितना होगा v, औसत निकाल रहे हो 2 से डिवाइड कर दोगे, यस और नो। औसत आप निकालते हो तो जितनी संख्याएं होंगी उतनों से डिवाइड कर देते हो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं। मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, शुरुआत में विभव उसका 0 है और बाद में उसका विभव v हो गया, औसत निकालोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, औसत विभव आपका निकल के आ जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि हमने चालक को जो आवेश दिया है वो औसत विभव पर दिया है। तो आप देख सकते हो प्रारंभ में विभव बच्चा कितना है, 0। Q आवेश देने पर, आवेश का अंतिम भाग देने पर या Q आवेश देने पर विभव कितना हो गया, v। हम ये मान सकते हैं कि सारा आवेश औसत विभव, औसत कैसे निकालोगे वो मैंने आपको रीजन बता दिया, 0 है प्लस, ठीक है ऐसे करके कर लो, दैट्स बेटर, 0 प्लस v अपॉन 2, ऐसे करके हम औसत निकालेंगे। और 0 प्लस v अपॉन 2 करोगे तो भाई आपका क्या निकल के आएगा बच्चा, v अपॉन 2 निकल के आएगा। हम ये मान सकते हैं कि हमने जो चालक को Q आवेश दिया है वो औसत विभव मतलब b/2 पर दिया है। हम ये मान रहे हैं, हम चालक को आवेशित कर रहे हैं और चालक को आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ेगा। और आवेश कितना दे रहे हो और विभव में क्या हो रहा है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि Q आवेश आप दे रहे हो और वो आवेश आप औसत विभव पर दे रहे हो, हमने ये माना है। हम यह मान सकते हैं कि सारा आवेश कहां पर दिया गया बच्चा, औसत विभव पर। और औसत विभव कैसे निकाला है वो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास 2 वैल्यूज थी 0 और v, इनका अगर आप औसत निकालोगे तो आपको 2 से डिवाइड इसमें करना पड़ेगा। तो औसत विभव बेटा कितना निकल के आएगा, आपका v/2 निकल के आएगा। तो हमने मान लिया कि भाई औसत विभव पर आपको Q आवेश देना है उस चालक को। अब समझिए, सभी ने विभव की परिभाषा पढ़ रखी है, विभव की परिभाषा से Q आवेश देने में किया गया कार्य। आपने v बराबर क्या पढ़ रखा भाई, सभी ने v बराबर W/Q पढ़ रखा है ना। अरे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है, आपको W, तो W बराबर आप निकालोगे क्या, Q इंटू औसत विभव, क्योंकि हमें V नहीं निकालना है, V नहीं लगाना है, हमें औसत विभव लगाना है, राइट। अब Q औसत विभव हमारा कितना है v/2 और ये क्या निकल के आएगा 1/2 Q इंटू V, यही तो निकल के आया W। तो हमें चालक को आवेशित करने में बेटा इतना कार्य करना पड़ रहा है। अगर हम उस चालक को आवेशित करना चाहते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए हम चालक की यही W की जगह बस मैं U कर दूंगा और वो कंडीशन लगा दूंगा, बस मुझे और कुछ नहीं करना है। या W बराबर 1/2 Q इंटू V, ये W मेरा निकल के आ गया। इसलिए चालक की स्थितिज ऊर्जा, मैंने बोला था ना कि किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वो चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, बताया था मैंने अभी। तो वही बच्चा मैंने यहां पर किया है कि आवेशित करने में इतना कार्य हमको करना पड़ा और ये जो कार्य आप कर रहे हो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के समतुल्य होगा, क्योंकि हमें इतना कार्य करना पड़ रहा है तो उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बच्चा इतनी ही होगी। तो U बराबर 1/2 Q इंटू V। यहां से मैं एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया, मैं 2 फॉर्मूला और बनाऊंगा बच्चा, एक बार मैं Q को चेंज करूंगा, एक बार मैं V को चेंज करूंगा, समझना। बट अगर चालक की वैद्युत धारिता, जो चालक ले रखा है उसकी वैद्युत धारिता C है तो ठीक है, उस कंडीशन में बता रहा हूं। बट Q बराबर क्या होता है CV। तो यहां पर आप इस Q को हटा कर है ना CV लगा दोगे, इसलिए U बराबर 1/2 CV इंटू V। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, U निकल के आ गया। एक बार आप इस V को चेंज कर दो, बट फॉर्मूला यही रहेगा, Q बराबर CV है तो V बराबर Q/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा V बराबर Q/C, फॉर्मूला वही है, Q बराबर CV, V निकाल रहे हो, C को इधर पक्षांतर कर दोगे। तो अब मैं यहाँ पर इस V को हटा कर है ना Q/C लगा दूंगा। तो U बराबर 1/2 Q इंटू Q/C। तो क्या आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये बच्चा 3 फॉर्मूला हैं जो आप सभी को याद रखने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक आपके पास ये रहा। तो डेरिवेशन टिपिकल है क्या, डेरिवेशन बहुत सिंपल है अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो।